चौदर के आंबली झरी में हम पहुंचे हैं और ये जननी एनजीओ है। ये एनजीओ 2003 में बनी थी और उस समय से अभी तक जो है जो मेंटल पेशेंट है वो यहीं पर आते हैं, यहीं रहते हैं और अभी भी यहाँ पे 25 के करीब जो है मेंटल पेशेंट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बाहर से कोई चीज नहीं लाना पड़ता है। खेती जो है 9 एकड़ का ये एनजीओ है और इसे जो है दे साहब जो थे वो दान कर गए थे जब कैंसर हो गया था, तो वो उसमें उनका देहांत हो गया, तो जमीन इसी एनजीओ के नाम कर दिए। और यहाँ पर जो पेशेंट्स, मेंटल पेशेंट सब रहते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं, यहाँ पर गाय है, यहाँ पर देखिए आम का पेड़ है, अलग अलग तरह की सब्जी जो है यहाँ पर ये लोग उगाते हैं और फिर ये लोग उसी पर ही डिपेंड करते हैं। बाहर से या सरकार से कोई जो है यहाँ पे हेल्प नहीं मिलता है सर। तो क्या खास है सर इस एनजीओ में, थोड़ा सा आप बताइए। जो अपनापन होता है, देव बाबू, उनके जो कल्पना जी और जो अभी भरतिया मैडम जो इनकी देखभाल करते हैं और जो मरीज जो आते हैं यहाँ सबसे अपनापन महसूस करता है। एनी मेंटल पेशेंट, एनी पर्सन इन फैक्ट इन लाइफ requires a sense of attachment, a sense of belonging, some achievement and some affection. हर चीज़ में कोई कमी नहीं है और इसलिए मैं सोचता हूँ, मैं अपनी इस संस्था को आत्मा मानता हूँ जहाँ पर लोग मेरे प्रकृति के नीचे, प्रकृति के साथ, अपनापन के साथ और खुद काम करके अपने को चलाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। एंड दिस इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सेल्फ हेल्प सेंटर। ये सबसे अच्छी चीज़ इस संस्था की। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो हम यहाँ आए थे सर, आप मुझे लेके आए थे मंगला से मिलाने के लिए, जो इस एनजीओ का पहला मरीज थी, आप लोगों ने उसमें कटक से उसको उद्धार किए थे और यहाँ लेकर आए थे। आज भी मंगला है लेकिन इसी सेंटर पे नहीं है, वो एक कनास से जो मेंटल एससीबी मेडिकल कॉलेज से अटैचमेंट है। मेरे रिटायर के बाद वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से उनको उधर भेजा गया है। वो अच्छी है, खबर तो मिलता है क्योंकि फॉलोअप होती है हर चीज़ की। मंगला बुरी ठीक हो गई थी, एक नेफ्रोपैथी की पेशेंट आई थी इधर, उसको अटेंड करने के लिए मेरे पास में गया था। उसको काफ़ी ऑपरेशन उसका नहीं हो पाया, उस वार्ड में थी। मेरे रिटर्न पर मेरे जो कलीग थे उन्होंने उसको रिहेबिलिटेशन के लिए उस कनास सेंटर में भेज दिया है। ये एनजीओ तब रजिस्टर नहीं हुई थी, अभी भी शायद रजिस्टर नहीं है, उन्होंने अप्लाई करके 2 साल गया है, इसलिए गवर्नमेंट के नियम के अनुसार वो कनास में है, मगर बुरी नहीं है, ठीक है। वो अटेंडेंट तरह उसकी मरीज की देखभाल करती है। और आप ये बताइए, मंगला को आपने कैसे उद्धार किया था उस समय 2003 में? आप भी थे शायद उस टीम मैं जब 2001 में आया तो एससी मेडिकल कॉलेज में आया असिस्टेंट प्रोफेसर होके। मैंने मंगला को उसी के पास देखा, घूमती हुई, 25 तो बोतल पकड़ी हुई, सबसे गंदी कपड़ा पहनी हुई और काफ़ी कांच वगैरह लगाते हुई उसका फ़ोटो है इधर। तो मुझे दुख लगा कि हम लोगों का डिग्री, हम लोग की पढ़ाई, उसका कोई अर्थ नहीं है अगर हमारे मरीज रास्ते में जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जिए, उसके ऊपर लोग अत्याचार करें, अब्यूज करें। तो मैंने सोच लिया कि कौन हेल्प करेगा। तो कुछ संस्थाएं थी जो हेल्प करने की मदद की, मगर वो मरीज को रख नहीं सकते थे। तो फिर मैं देव बाबू गए थे, उनका एक मरीज लेके, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, अब तो बच्चों का अनाश्रम पढ़ते हैं, एक रूम में कहीं इन मरीजों को रखिएगा और मंगला को पहले रखिएगा। तो देव बाबू राजी हुए, गोविंद भी राजी हुए, सब राजी हुए, गोविंद पटनायक एंड वसुंधरा के सैलावाला बेहरा वो भी राजी हुए। मगर उसको पकड़ना काफ़ी कष्ट था, वो कहीं रात में चली जाती थी, कोई उसको ले जाता था। तो एक दिन शाम को देव बाबू ने उनको पकड़ा, उसका रेस्क्यू के फोटो भी देखेंगे आप। तो फिर मैं मेडिकल उनको लेके गया था। तो मेरे दोस्त जो पूर्ण है, मैं बता रहा था कल, वो आके उनको मदद की, गैनिक डिपार्टमेंट उसको एडमिशन किया गया, हमारे अटेंडेंट गए, इनके अटेंडेंट भी गए एंड ऑल द फ्री ऑफ ऑपरेशन ऐसे सब किया गया। फिर अच्छी हुई। फिर हमारे वार्ड में शांत हो जाने के बाद मैं इनको लाके इधर रखा एंड वो जननी में, और जननी में उसने काफ़ी बच्चों को पाला, गाय को पाला, ये मेरी गाय है, ये है। तब 12-15 ठो मरीज इधर आ गए और वो लोग सब खेती करना सीखे, सब काम सीखे, गाय पालना सीखे, दूध बसाना सीखे एंड बहुत अच्छी रसोई भी करती थी वो बंगाली स्टाइल की। तो उससे वो शुरू हुआ था। मैंने सोचा कि ये जो मूवमेंट है होमलेस मेंटल इल के लिए, मैंने वो मंगला से इंस्पिरेशन मिला। ठीक है सर, तो ये एक कहानी है
और हमारे साथ कुछ मरीज है जो पहले से यहाँ पर है। जब एनजीओ शुरू हुई थी तो उनमें से एक झरना है सर। झरना जो है वो सब दूसरी पेशेंट यहाँ की है आपके मंगला के बाद, क्योंकि सबसे पहले मंगला आई थी। मंगला के बारे में सर बता रहे थे। और दूसरा जो मरीज है वो झरना है और ये अब ठीक हो गई है। अब डिजाइडर की पेशेंट है जो मैनिया और डिप्रेशन की। हाँ। वो गंजाम से आई है। हाँ। उसके पति छोड़ दिए हैं, उसके बेटा भी है। हाँ। इधर भी एक बेटा जो रास्ते से आई थी, कलेक्टर दिया था, उसको भी पाली थी वो। उसका एक गाय भी था। इसको आइडेंटिफिकेशन काफी अच्छी है। इनकी बेटा पूरी लेकर इनको आता है, कहता है कि मंदिर घुमाऊंगा, मंदिर घुमाता है और पूरी में छोड़ के चला जाता है। और इनका भांजी भी वहीं पर पूरी में कहीं पर रहती है, लेकिन वो रखना नहीं चाहती है। तो फिर ये ट्रेन में बैठ के कटक आ जाती है, फिर इसी एनजीओ में पहुंचती है और पिछले 21 साल से इसी एनजीओ में है। अब वो ठीक हो गई है। आप देखिए, ससुराल वाले इसको सीता बुलाते हैं और इनके हस्बैंड का नाम राम है। और आपको पता है सीता की जिंदगी में कितना कष्ट था। 14 साल तक राम के साथ वनवास में रहे। उसके बाद अयोध्या लौटने के बाद भी फिर राम को छोड़कर उनको अकेले रहना पड़ा था। इसी तरह आप इस सीता को देखिए, ये 21 साल से इस एनजीओ में रह रही है, लेकिन अपनी पति के प्रति जो रेस्पेक्ट है, जो सम्मान है, उसको उसने नहीं भूली है। इसके गले में माली है और इसके माथे में देखिए टीका है। ये यही कहता है कि अब भी वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है। शायद इसी उम्मीद के साथ कोई घर से आएगा, इसको लेके जाएगा। लेकिन पता नहीं, अगर घर वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कम से कम आइए। आपकी झरना यहाँ पर ठीक हो गई है, वो आपके साथ रहना चाहती है। अगर आप ना भी लेना चाहते, कम से कम उससे मिल तो सकते हैं। अच्छा, केते वर्ष लाठी हेलनी? 11 वर्ष हेलनी। घरु जिया पे चाहूच? घरे के अछंती? बापा बोऊ मो पुआ भाई दोटी के देखा करिया का सुनाती? हम बापा आस्ते 9 वर्ष तले आवाज लेनी। पुआ केते बड़ हे गलानी? 13-14 वर्ष रही। कौन करछि कि जानि छ? हां पढुथला अपन संगे। फोन करे कथा हुए? नहीं। पुआ कथा मन पड़ेनी? हाँ मन पड़े। स्वामी? हाँ स्वामी बॉम्बे रहन। के फोन करंतिनी? ना। हीरो बन गए वो बॉम्बे में जाके। आई यहाँ आपको छोड़ के। आप घर जाना चाहते हो? हाँ। लेकिन कोई फोन कुछ बात, स्वामी कभी पति बात नहीं करता? मतलब स्वामी के बात कथा होनी ना? पुआ का पाखे रहछि? आम घर अछि, बापा घर। बापा घरे सेन पढ़ौछंती। आप इनकी कहानी देखिए। 11 साल पहले आप आई थी, ठीक हो गई है। 9 साल पहले इनका पिता इनसे मिलने आए थे और इनको बोल के गए थे मैं आऊंगा, आपको ले जाऊंगा, लेकिन अभी तक वो नहीं लिए हैं। इनका एक बेटा है जो 14 साल का है। एक माँ अपने बेटे से अलग होकर यहाँ पर रह रही है, उसे याद कर रही है। और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर वो है कि कोई ना कोई घर से आएगा, उसका उसे लेके जाएगा। और इनका पति, इनको याद है कि मुंबई में नौकरी करती है। इनका पति मुंबई में नौकरी करता है और लगता है कि वो अपना हीरो बन गया वहाँ जाके। अपने पत्नी को यहाँ छोड़ दिया है। पत्नी को, क्योंकि ऐसा पति को तो शर्म आना चाहिए। ठीक है, आप किसी एनजीओ में छोड़े हैं, लेकिन कम से कम आप मिलने देखने तो आ सकते थे। आप नहीं आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इतने लोग आप देखिए, इनकी शक्ल को देखिए, सब जो है यहीं पर काम करते हैं। लगता नहीं धीरे धीरे ये लोग सब ठीक हो गए हैं। इनमें से कई जो लोग हैं वो अपना घर जाना चाहते हैं, लेकिन घर वाले जो है उनको लेना नहीं चाहते हैं। यही समस्या है। सर हमारे साथ हैं। सर, हमने आपसे एनजीओ के बारे में बात कर लिए, सब कुछ कर लिए। मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा। क्या होता है ये डिप्रेशन? कब आदमी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब उसे लगे, जब ऐसा सिम्टम आए, तुरंत दिखाना चाहिए, जिससे ये ठीक हो सकता है। इनका जो व्यवहार है, अगर ज़्यादा दुख लगे, आत्महत्या की भावना हो, खाने पीने की और नींद की समस्या हो,
और जब मन इतना दब जाए कि मुझे जीने की कोई चाह नहीं रहे, उसको काउंसिल के लिए, उसको दवाई के लिए जाना चाहिए अगर डिप्रेशन में हो। जब मैनिक लोग होता है वो एक्साइटमेंट, गुस्सा हो जाता है, चीज़ें खरीदना पड़ता है, पैसा बर्बाद करता है, अपने को हानि पहुंचाना है या दूसरों को, तभी उसको डॉक्टर के पास जरूर लेना चाहिए। कई लोग जैसे काम नहीं करते हैं, सो जाते हैं, या मन नहीं करता किसी चीज़ करने के लिए, किसी चीज़ को लेकर दुखी हो जाते हैं। हाँ, जो सोशल विड्रॉल हो जाती है, जब 4 चीज़ों से हमें पता लगता है कि एक मानसिक रोग। हाँ, जो आदमी कुछ चिंता की भावना से या कुछ अबनॉर्मल थॉट्स की वजह से पागलपन हो जाता है। कुछ को आवाज़ आती है, कहीं कुछ नहीं है फिर भी दिखाई देता है, कुछ शरीर में नहीं चल रहा है चमड़ी के ऊपर, और फिर भी सोचता है कोई रेंग रहा है, इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। और जो डिल्यूजन होता है वो थॉट का डिजॉर्डर होता है। दीज आर सीरियस मेंटल सिम्टम। थर्ड थिंग, साइको सोशल ऑक्यूपेशनल डिकम्पेंसेशन। साइकोलॉजिकली वो खुश नहीं है, सोशली वो परिवार में रहने के लायक नहीं है, और दूसरी बात है सोसाइटी में भी उसको एडजस्ट करने की आदत टूट गई है। वो साइको सोशल डिकम्पेंसेशन, ऑक्यूपेशनल डिकम्पेंसेशन, वो जो काम करता है वो भी नहीं कर पाता, तभी तो चिकित्सा की जरूरत जरूर होनी चाहिए। थर्ड थिंग, अगर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या दूसरों को हानि पहुंचाने की कोई भावना है, तभी उसको भी चिकित्सा करना है। तो 4 तरह की मेंटल इलनेस हमारे पास होती है। एक तो मेंटल इलनेस सचमुच नहीं है, शारीरिक रोग की वजह से, नशा की वजह से अगर दिमाग का संतुलन खो जाए। दूसरा होता है आवेग के कारण, उद्वेग के कारण, चिंता के कारण कोई सिचुएशन है, इमोशनल डिस्ट्रप्शन, हार्ट ब्रेक सिंड्रोम, किसको छूट जाए, कोई मर जाए, तब जो दुख आता है, अटैचमेंट, जो इमोशनल कहते हैं, उसको मतलब इमोशनल बिछड़ने का डर हो, या किसी की डेथ हो गई हो, हाँ। बेरीमेंट हो, वो इमोशनल वजह से। साइकोटिक वजह से 2 टाइप के होते हैं। थॉट का एब्नॉर्मलिटी जो स्किज़ोफ्रेनिया कहता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस गंभीर मानसिक वाचल की बीमारी है, जहाँ पर लोगों के चिंतन प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। उसको 4 एज एंड 5 एज हम बोलते हैं। ऑटिस्टिक थॉट, मेरे 2 हाथ क्यों है, 4 हाथ क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसे इलॉजिकल थॉट, इसे इरेशनल थॉट मैनेज। सेकेंड चीज़ है एसोसिएशन इनकॉन्ग्रुएंसी। मेरे पास एक ट्राइबल लड़की आई थी जिसने अपने ससुर के हत्या कर दिया था। क्यों हत्या की, उसने बोला कि एक दिन उसने वो पीढ़े को, तकिए को सीधा रख दिया, तब मेरे मन में याद आया कि वो मेरा खटिया खड़ा कर देगा, तो उसकी जान ले जानी चाहिए, वो तो बूढ़ा हो गया है। हमने सोचा कि शायद ससुर ने कुछ मिसबिहेव किया होगा, जिसके घुसी के कारण उसने एक बुगड़ा या आँख में उसका सर कलम कर दिया। वो नहीं, वो एक एसोसिएशन इनकॉन्ग्रुएंसी से वो चीज़ हुआ, वो सोचती है कि शायद वो मुझे मार देगा। एक थॉट प्रॉब्लम एसोसिएशन की होती है। थर्ड चीज होती है अपाथी, जैसे सांप सूंघ गए हो दिमाग को, दिमाग चिंता नहीं कर पाता, पत्थर हो जाता है हला जैसा, दिमाग स्थिर हो जाता है, कुछ सोचने की ताकत नहीं रहती, कोई चिंता नहीं आती है, कुछ करने की भावना नहीं, क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं चलता। एंड फोर्थ थिंग होती है जो हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्पेशली, जब कानों में कुछ आवाज़ देती है, कुछ आवाज़ आती है, ऐसा करो वैसा करो। हम देखे हैं लोग अपनी पत्नी का गला घोट दिए हैं, उनको आवाज़ आती है अगर पति को गला घोट दोगे वो गोल्डन बन जाओगी या कुछ पाप झूल जाएंगे। इस तरह से कुछ मर्डर्स होते हैं, जैसे लोग बच्चे का लेकर गला काट देते हैं, ये बलि दे दो, ईश्वर बुलाया है, ये सब हेलुसिनेशन है। कभी कभी के लोग बोलते हैं कि मेसियानिक डिल्यूजन्स, मैं मसीहा हो गया। आप देखेंगे हिस्ट्री में लोग जो गॉडमैन होते हैं, ये होते हैं, वो कम से कम वो ये पागल होते हैं जो मुझे ये ताकत आ गई है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी होती है जो चिंतन की बीमारियाँ होती है। और कुछ चीज़ें होती है मन की भावना की, सुख या दुख की, ज़्यादा खुशी होना और ज़्यादा दुखी होना बेवजह, वो एक पागलपन होती है जिसको मूड डिजॉर्डर बोलते हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी दोनों भी एक साथ रह सकते हैं, उसको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, तो उसका ट्रीटमेंट की जरूरत जरूर है। और कुछ चीज़ें होते हैं जो सो बोलता हूँ मैं, जो एक सामाजिक बीमारियां हैं। बीमारी कुछ नहीं है, एक रेप विक्टिम आती है और अगले दिन वो सुसाइड कर देती है। मैंने काफ़ी मरीज देखे हैं जो रेप होने के बाद 6 घंटे बाद वो सुसाइड कर देती हैं, सामाजिक डर से, सामाजिक व्याधि से, सामाजिक प्रेशर से। एक समाज भी मन के अंदर पागलपन खोल सकता है। समाज की जो बुराई है, समाज की जो कुदृष्टि है, समाज की जो बुराई है, समाज में जो धिक्कारता है, एक नॉर्मल आदमियों को भी दुखी बना सकता है। एक चोर नहीं है उसको चोर चोरा बोलते रहो, एक बदमाश नहीं है उसको आप टेररिस्ट बोलते रहो, तो उसका दिमाग संतुलन भी खो सकता है सामाजिक प्रेशर के अंदर।
नशा एक सामाजिक बीमारी होती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारे उड़ीसा में एक दिन जो पणा संक्रांति होती है गांजा पीते हैं, आप देखेंगे उसी टाइम कभी मेंटल पेशेंट, वायोलेंट ये सब आ जाते हैं। वो आपने मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे, वो समुद्र में जो घुस गया था और भांग खा के तो रनिंग अमक, और मुझे लगा कि वो जगन्नाथ बुला रहे हैं तो मैं जान उसको पकड़ लूंगा। समुद्र के अंदर चला गया और मछुआरों ने उनको जाल के पकड़ाया जैसे कि जाल जी पे, और वो आपके पास इतना लेके ले आए थे बस में ऊपर डाल के। आप उस दिन कह रहे थे। तो दूसरी बात यह है, आपको बोला मैं कि कुछ आध्यात्मिक कारण से होता है जिसकी वजह मन का चिंतन है। जैसे मैं शायद पाप कर रहा हूँ, गिल्ट फीलिंग जो होता है, मैंने आपको बोला हो गया, एक डॉक्टर का, आर्मी डॉक्टर के बारे में बोला हूँ, वो अपनी जिंदगी में जो ज्यादा म्यूटिलेटेड बॉडी जाते हैं वो बचेंगे नहीं। एग्जांपल आर्मी डॉक्टर का क्या था, वो थोड़ा दोबारा बता दीजिए। वो एक वार में देखा है तो काफी डेवेस्टेटेड लोग आते हैं, किसका पैर नहीं है, किसका नहीं है, किसका पैर टूट गया है। वो बोला कि ये डिफॉर्मिटी लोग कितने दिन बचे, अगर जिंदा मैं करूँ भी ये लोग डिफॉर्मिटी होके उनकी बीबियाँ शादी नहीं करेगी, बच्चे लोग होंगे डिफॉर्मिटी होके जिंदगी भर कष्ट पाएंगे। तो इनको मैं मुक्ति दिला देता हूँ, पेनलेस डेथ, यूथेनेसिया इनका कर देता हूँ मैं। अच्छा। शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा। उनकी बेटा अमेरिका चला गया, सेपरेटेड हो गया काफ़ी दूर, उनकी बीवी भी मर गई, अकेला के कुत्ते के साथ बच्चे, कुत्ते को कैंसर हो गया, एंड इट वाज रिलीविंग ए लॉट ऑफ पेन टू हिम बिकॉज ही वाज द ओनली पर्सन सर्वाइविंग। तो उसने बोला कि उसको पेनलेस डेथ दी जाए। मैं तो एफिशिएंट हूँ, इंसान को अगर मार सकता हूँ, कुत्ते कितना लगेगा, मगर अपने घरेलू कुत्ते को वो 3 बार 4 बार चेष्टा करके भी मार नहीं पाए, क्योंकि वो इमोशनल अटैच हो गया था। वो तब समझे कि जिंदगी का मतलब क्या है और हमने जो भी किया है वो गलती किया है। उन्होंने एक सुइसाइड नोट लेके खुद को उनको सुई दे दी अफीम की, और लिखा कि मैंने गलत सोचा था, हमने सोचा था कि हम डॉक्टर है, जिंदगी पर हमारा अधिकार है। वैसा नहीं है, सब ईश्वर के हैं, कुछ भी नहीं करे। मेरे पास कारगिल के लड़ाई के ये भी हैं जिसके सर में गोला लगा है, वो देखता है बीबी को, खुश होता है, तब से जिंदा है वो खटिए पर। उसके बच्चे लोग देखते हैं, खुश होते, मेरे पिताजी कुछ नहीं करे, डिबिलिटी होते, मगर बैठे तो हैं चेयर पर। तो सालग्राम जैसे हम भक्ति से पूजा करते हैं ईश्वर को, उसी तरह से पिताजी माताजी हैं, वही काफ़ी साहस होता है। तो वैल्यू ऑफ लाइफ उसने सोचा, उन्हें सोचा कि एक स्पिरिचुअल स्टेशन मैंने पाप किया है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, गिल्टी फील करके भी लोग स्पिरिचुअली जो अंदर से मोरल जो एथिकल स्ट्रेसर होती है उसकी वजह से भी लोग बीमार होते हैं। सब कुछ है और कुछ भी नहीं। तो ये डॉक्टर की जो कहानी आपने सर बताए तो बहुत अच्छी कहानी है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिकल है, और हम यहाँ की जो देखेंगे, आप मुझे एग्जांपल दे रहे थे कि आपके वार्ड में भी मरीज जितना जल्दी ठीक नहीं होते हैं उससे जल्दी से एनजीओ में ठीक हो जाते हैं, क्यों? Everybody, including us, all healthy people, require 3 things in life: a sense of attachment, a sense of belonging, a sense of achievement, and we all need affection in any stage, be it a old man or a small man. अगर ये 4 मिल जाए, a sense of belonging, उनके प्रति लगाव, और उनके लिए स्नेह, ह्यूमैनिटी, अफेक्शन, लव, ये चीज़, हर चीज़ एक पॉजिटिव इमोशन होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, अपने को जिंदा रख सकते, मरीज की देखभाल कर सकते। मैं जिसके बारे में आपको बोला, एक किडनी अफेक्टेड पेशेंट को जो हॉस्पिटल में थी, उसको वो मेरा पहला पेशेंट इधर जो मंगला जी थी, वो जाके गार्ड करती थी, रहती थी, अटेंड करती थी, 3 महीना 4 महीना एक साथ उसके साथ थी, नेफ्रोलॉजी वार्ड में और हमारे वार्ड में। अब मानने की लायक है, वो कितनी अच्छी तरह से, कितनी अपनापन से वो सेवा करती थी। उसका कोई नहीं है, फिर भी अपना समझती थी उसको। तो इसी तरह से जो अपनापन होता है, जो रेस्पेक्ट है उनके लिए, जो अफेक्शन होता है, और अपने प्रति जो ये होता है, उससे अच्छा होता है। तो कई बार हमने देखा है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि अटैचमेंट जो है वो ठीक नहीं है, वो इमोशन है, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो कई बार अगर कोई डिप्रेस में है या एंजाइटी है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी वजह से ये डिप्रेशन में आगे कुछ ज़्यादा हो जाएगा या एंजाइटी बढ़ जाएगा तो हम रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्या ऐसा करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, या फिर उनसे नहीं प्यार करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए? ह्यूमैनिटी लिव्स बिकॉज ऑफ इट्स वीकनेस, अटैचमेंट, इमोशंस। ब्रेन इंसान का हो सकता है। मैं आपको बोला कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग तारे के ज़मीन पर पहुंच सकते हैं बुद्धि के बल में, मगर इंसान बुद्धि से नहीं होता है, इसके दिल से होता है। इमोशंस ओनली मेक अस रिचर, मेक दिस वर्ल्ड लिवेबल, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, पैनेसिया फॉर एवरीथिंग।
जितना भी इंटेलिजेंस बढ़े, मैंने बोला आजकल एक नई ट्रेंड आ गई है, आप रोबोटिक बना दो, रोबोटिक डॉक्टर बना दो, रोबोटिक कंसल्ट बना दो, मगर एक इंस्ट्रूमेंट दिमाग से 1000 गुण बार काम कर सकता है, मगर इट कैन नॉट ड्रीम, इट कैन नॉट इमेजिन, इट कैन नॉट मेक लव। ये तीनों चीज़ सिलिकॉन चिप में नहीं होता है। हम जितना भी दिमाग को बढ़ा लें इंसान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जब तक ह्यूमैनिटी टच ना रहे, ह्यूमैनिटी फीलिंग्स रहे, जितना अपनापन नहीं रहे और प्यार एक चीज़ जो यूनिवर्सल है वह ना रहे, तब तक शायद ह्यूमैनिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, आप देख रहे हो वार में चल रहा है इंसान को नष्ट करने के लिए, थोड़ा सा प्यार से इंसान को जिंदगी देने के लिए। ये कई बार सर ये होता है, जैसे सर ने देखिए कितना अच्छा बात बताए, लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं लेकिन सर ने बताया इमोशन के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके प्रति किसी का अटैचमेंट है तो उसका प्यार है, उस प्यार को आपको समझना चाहिए और आपको ये कहकर उससे अलग नहीं होना चाहिए कि आदमी प्रैक्टिकल नहीं है, ये ज़्यादा इमोशनल है। तो ये एक है, क्योंकि जब आप समाज में रह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, अटैचमेंट नहीं होगा, तो फिर इंसानियत का क्या मतलब है। सभी तो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, होटल जाते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई ठीक हो जाता है, आपकी प्यार कोई आपसे इतना करता है, आपके प्रति किसी का अगर इतना अटैचमेंट है, तो उसी अटैचमेंट की वैल्यू को आपको समझना चाहिए। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी टच नहीं है तो फिर आपके अंदर कौन सी टच है, वो टच रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल सर मैं आपसे आखिरी में करना चाहता हूँ, कई बार हम देखते हैं जब लोग डिप्रेशन में झगड़ा कर लेते हैं, इसके बाद गिल्टी फीलिंग करते हैं, तो क्या जिसके साथ झगड़ा करते हैं तो मतलब क्यों ऐसा झगड़ा होता है, क्या क्या वजह होती है? फिर सर राग और अनुराग दोनों साथ चलते हैं, इस दुनिया में अंधेरा आलोक भी एक साथ चलते हैं, मगर वी हैव टू बियर ए पॉजिटिव इमोशन, वी हैव टू ओवरराइड द नेगेटिव इमोशंस एंड वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। वही जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिव इमोशन से निकलता है, प्यार, अटैचमेंट, अफेक्शन, ह्यूमन वैल्यूज, ये जो चीज़ है, आप पता होगा जो बुद्ध जी ने एक उनकी त्रिपिटक में लिखा है, मनसा विधि मानव, मन है इसलिए हम मनुष्य हैं, मगर वही मन होना चाहिए जो अपरा मनम, सबको प्यार करे, सबसे मिल जाए, वही सबसे बड़ी वैल्यू है दुनिया में, जिसको हर धर्म में वही चीज़ बोलते हैं हम लोग कि इंसान को अष्टादेश पुराणेषु व्यासस वचन द्वयम परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीडनम। Ultimately all religion have only two things as Vyasa has told, writing everything. So only when we are doing everything for others, when we are living for others, we are living for ourselves, तभी हम अपने को अपने अंदर पाते हैं। और दो शेर को हमने जोड़ दिया है इसी भावना से, कहा त्वम सो हम ही ईश्वर हैं, हम भी इंसान हैं। दैट इज द रीजन व्हाई अदर देन एनिमल्स वी हैव दिस फीलिंग। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, या ऐसा कौन सा चेहरा है जो तुझ जैसा नहीं लगता। ढूंढता हूँ टटोलते खुद को, खुदा को भी, खुद में तुझे खोया लगता, खुदा में तुझे पाया लगता। अगर वो इंसान और अफेक्शन को हम फील करें, हम हमेशा सोचेंगे हम ईश्वर के राज्य में हैं और ईश्वर हमारे साथ है। दैट इज द बेस्ट फीलिंग आई कैन सम अप ऑल द फीलिंग्स। ये आपने सुना सर ने क्या बताया, और सर कोई आम इंसान नहीं है, एचओडी के रूप में एससीबी मेडिकल कॉलेज से साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं और पिछले कई सालों से महानदी बिहार में ये बैठ के फ्री में पेशेंट देखते हैं, मरीज देखते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते और मरीज इनसे इतना प्यार करते हैं कि कभी कभी इनके लिए सब्जियां लेकर आते हैं, साग लेकर आते हैं, लेकिन सर उसका भी उधार चुका देते हैं, उनको लेकर बस में बैठा देते हैं और उनका टिकट कटवा लेते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि, और जब छुट्टी होता है 2 दिन, उस 2 दिन में एनजीओ जाते हैं, जैसे इसी एनजीओ में आज आए हैं और यहाँ पर मरीज को देखते हैं, काउंसलिंग करते हैं। इसीलिए समाज में अगर आप आए हैं तो एक दूसरे से कैसे प्यार नहीं कर सकते, कैसे एक दूसरे के प्रति अफेक्शन नहीं रहेगा। अफेक्शन रहेगा तब तो ज़िंदगी चलेगा। अगर आप किसी को ये कह के अलग कर देंगे कि ये डिप्रेशन में है और एंजाइटी में है, आप उससे अलग हो जाएंगे, तो इसका बीमारी ठीक नहीं होगा, बल्कि वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो आप देखिए, इसीलिए हमने एग्जाम्पल दिया, अस्पताल के बेड में मरीज ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं होते, लेकिन इस एनजीओ में ठीक होकर वो जल्दी घर भी लौटते हैं। इसीलिए लौटते हैं क्योंकि यहाँ पर लव और अफेक्शन है। इसलिए लव और अफेक्शन के बिना ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लीव ईगो, स्प्रेड लव। इसी से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सुशील महापात्रा, एनडीटीवी इंडिया।